बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बखैर वफियत हैं। आज हमारा डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग का 8वां सेशन है और इस सेशन में हम एक्सेल की ही कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये हमारा सेकंड लास्ट लेसन है। इसके बाद एक या दो लेसन मैक्सिमम और होंगे एक्सेल के ऊपर और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे गूगल शीट्स की तरफ। आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, जिनके ऊपर आप लोगों को स्पेशली ज्यादा काम करने की जरूरत है या ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे पहली और सबसे मेन चीज ये है कि माइंडसेट बिल्डिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए या जॉब, एजुकेशन या किसी भी चीज के लिए। अगर आपका माइंडसेट लोगों को, दूसरों को पैसे कमाते देखकर इस तरफ आने का है, आप सोचते हैं कि जनाब फलां बंदा इतने डॉलर्स कमा रहा है तो मैं भी इस फील्ड में जाऊंगा, मैं भी बड़े डॉलर कमा लूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली आप एक रॉन्ग पाथ पे हैं, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? आप आए, अब जब ऐसी सोच ज़हन में होती है ना कि दूसरा बंदा जो पैसे कमा रहा है मैंने भी उस तरह से उतने पैसे कमाने हैं, तो आप अपने ज़हन के अंदर कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा किसी की प्रोफाइल के ऊपर कि उसने $1,00,000 कमा लिए हैं 1 साल या 2 साल के अंदर। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस 80% तक तो होगी कम से कम कि मैं अगर वो इतने कमा सकता तो मैं इतने तो कमा ही लूंगा, लेकिन उसके पीछे के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो स्ट्रगल्स हैं जो उस बंदे ने किए हैं वो आप नहीं समझ पा रहे होते। आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त डॉलर्स की कैलकुलेशन नजर आ रही होती है। होता एट द एंड क्या होता है, आप 1 महीना 2 महीने लगाते हो, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, आप थोड़ा सा बेसब्रे हो जाते हो और उसके बाद क्विट कर देते हो। फिर आप अकेले क्विट नहीं करते, आपके साथ जुड़े वो लोग जो आपसे मशवरा लेते हैं, जो आपके साथ डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, या जो ये बिलीव करते हैं कि जो बात ये बंदा करेगा वो बात 100% सही होगी, आप उनको भी इस फील्ड से दूर कर देते हो। उनमें पोटेंशियल लोग भी हो सकते हैं जो ये सीख के काम कर सकते हैं, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने करना यह है, सबसे पहले तो आप डॉलर्स का या इनकम का सोचना छोड़ दें कि मुझे कितने आएंगे या मैं कितने कमाऊंगा या कैसे कमाऊंगा, कब कमाऊंगा, ये सारी चीजें सोचना छोड़ दें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कहीं दरमियान में नहीं छोड़ूंगा आपको। जैसे भी हुआ मैं अपना वक्त आप लोगों के लिए जरूर निकालूंगा और आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा काम कैसे करना है पहले, फिर काम कैसे लेना है और फिर पैसे कैसे कमाना है। ये 3 स्टेप में हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे। तो इस चीज के ऊपर ना मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मिनिमम 6 मंथ लगेंगे आपको ये सारी चीजें सीखने में। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये सारी चीजें 10 साल में सीखी हैं, मेरी जिंदगी का निचोड़ है ये। मैंने एज अ वर्कफोर्स एनालिस्ट जॉब स्टार्ट की थी सॉन्ग में, तब से मैं इन्हीं टूल्स के साथ काम कर रहा हूं। फिर सिस्टम एंड प्रोसेस में गया, वहां पर भी मेरा यही काम था। सेल्स में गया तो वहां पर भी मेरा एनालिटिक्स का काम था। मार्केटिंग में गया तो वहां पर भी मेरा यही काम था। इवन मैं EY में गया, एक ऑडिट कंपनी में गया, तो वहां पर भी मेरा यही काम था। तो मैंने अपना जितना भी जिंदगी का वो गोल्डन पीरियड होता है वो सारा ये चीजें सीखने में गुजारा है। तो अगर आप ये बिलीव करें या ये सोचें कि वो जो 10 साल में मैंने सीखा था वो आप 10 दिन में सीखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेटली आपको मैं इस लेवल पे ले जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो, कि आप लोग इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स खुद से करना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी जो है ना आप लोगों से एक वो गारंटी है। लेकिन आप लोगों की जो तवज्जो है वो सिर्फ काम सीखने की तरफ रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि स्किल्स को आपस में कंपेयर मत किया करें। काम सारे ही अच्छे होते हैं, काम डॉक्टर का भी बहुत अच्छा है, काम वकील का भी बहुत अच्छा है और काम इंजीनियर का भी बहुत अच्छा है।
काम एक दिहाड़ीदार मजदूर का भी बुरा नहीं है, काम एक ठेला लगाने वाले का भी बुरा नहीं है, एक सब्जी की शॉप वाला या एक कैश एंड कैरी वाला, किसी का काम बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास मेरी जेब में पैसे हैं ठेला लगाने के और मैं कहूं कि मैंने कैश एंड कैरी ओपन करना, मैं नहीं ओपन कर सकता। मेरे पास स्किल है डेटा साइंस की और मैं कहूं कि मैं लोगों का इलाज करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो करने के लिए एक प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग है, सारा कुछ है। तो स्किल्स को कंपेयर मत किया करें कि मुझे कौन सा स्किल जो है ना वो बेहतर है, वो जल्दी पैसे दे सकता है। कोई भी स्किल आपको ऐसे पैसे नहीं देगा। अगर आपका सोचना यह है कि आपने किस स्किल में जाके ज्यादा पैसे कमाने हैं, होगा क्या, एक वीडियो देखेंगे तो वो बंदा आपको बताएगा कि मैंने डेटा एनालिटिक्स से $1 लाख एक साल के अंदर कमाया। कोई दूसरी वीडियो देखेंगे तो वो हो सकता है वो 8 महीने में उस स्किल का बता रहा हो। तीसरा ये कहेगा कि जनाब ये वाला स्किल सीखें, फ्यूचर का स्किल है, इसमें आप दिहाड़ियों में इतने कमा लेंगे, आप घंटे में इतने डॉलर कमा लेंगे। तो आपका क्या होगा, आप घूमना शुरू कर देंगे, एक स्किल दूसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन। तो एट द एंड फिर वहीं पे चला जाएगा कि एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे आप नहीं चल सकेंगे, उससे फिनिशिंग लाइन आ जाएगी आपकी। एक स्किल के ऊपर फोकस है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना के शेयर की थी, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मैंने वो यूट्यूब चैनल पे भी लगा दी है कि आपने किस तरह से अपने लिए राइट स्किल चूज करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यही स्किल सीखें, और बहुत सारे हैं, आप कोई एक स्किल चूज कर लें और फिर उसके ऊपर पक्के हो जाएं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि स्किल वो सीखना है जिसकी फ्यूचर में डिमांड है। उसकी मैं आपको रियल लाइफ में भी एक एग्जांपल देता हूं। आज से 20-25 साल पहले जो टीवी मैकेनिक होता था उसकी बड़ी वर्थ होती थी। जो टेलीविजन ठीक कर सकता था उसको बहुत पैसे कमाता था 20-25-30 साल पहले। रेडियो, टेलीविजन, आज वो कहां खड़ा है? आज तो कोई भी चीज आई वो आपने यूज की, फेंक दी, नहीं ले ली। मोबाइल रिपेयरिंग वाला इस टाइम पे बहुत पैसे कमा रहा है। क्या फ्यूचर में मोबाइल रिपेयरिंग की इतना स्कोप होगा? आई थिंक नो। वन टाइम यूज चीजें आनी शुरू हो रही हैं, वो मजीद ऐसे ही होगा। तो आपने सबसे पहली चीज जो है कि आपने अपने आप को देखना है कि मेरा जो है वो नॉलेज किस तरह का है, मेरा माइंडसेट कैसा है, और उसके बाद आपने राइट स्किल को चूज करना है। फिर उस राइट स्किल को सीखने के लिए आपको जहां भी जाना पड़ता है आप जाएं। किसी के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ता है, किसी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, किसी से पेड हेल्प लेनी पड़ती है, किसी से फ्री हेल्प लेनी पड़ती है, मेंटरशिप, जैसे मर्जी है आप फिर उसके पीछे पड़ जाएं। फिर आपने पाथ चेंज नहीं करना। फिर ऐसा नहीं करना कि 6 महीने आपने डेटा एनालिटिक्स पे लगाए, अगले 6 महीने आपने मशीन लर्निंग पे लगा दी, उससे अगले 6 महीने आपने कंटेंट राइटिंग पे लगा दी, और करते करते 2 साल के बाद आपने कहा जी फ्रीलांसिंग एक बकवास है, फ्रॉड है, कोई कुछ नहीं कमा रहा, ये यूट्यूबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हमें धोखा दे रहे हैं। तो फिर आप उस स्टेज पे खड़े हो जाएंगे। तो एक के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सीखना कहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक वो बंदा है जिसने एक चैनल बनाया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। उसमें से 90% काम ऐसे होंगे जो उसने जिंदगी में खुद कभी किए ही नहीं है, जो किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस देखी, ट्रेंड्स देखे, ट्रेंड देख के आपने एनालिसिस किए, आपने चीजों कंटेंट टेक क्रिएट किया, उसके बाद उसके ऊपर वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसको नहीं पता कि उसने जाती तौर पे वो तजर्बे से नहीं गुजरा। तो आपने ऐसे बंदे के पास जाना है जो जाती तौर पर उस तजर्बे से गुजरा हो, जिसकी जिंदगी उसमें गुजरी हो। जैसे मैं अगर मिसाल दूं, जिस बंदे ने ई कॉमर्स के अंदर काम किया है और जिंदगी गुजारी है, वही आपको ई कॉमर्स की अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। आजकल क्या हो रहा है, हर दूसरा बंदा कोई ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्लाइडें 4 बना ली हैं और उसके ऊपर पढ़ाते हैं। कोई बंदा जो है वो यूट्यूब के ऊपर व्यूज लेने के लिए कहता है जी आओ डेटा एंट्री के इतने पैसे कमा लो। हाँ, डेटा एंट्री पे जी बड़े पैसे हैं जी, $10 है जी, $15 पर आ रहा है, और ये और वो। ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है डेटा एंट्री भी। तो आपने ना अब मैंने वेब डेवलपर्स की यूट्यूब चैनल पे देखा है कि वो डेटा एंट्री सिखा रहे हैं। अब वेब डेवलपर ने खुद डेटा एंट्री कभी नहीं की होगी, उसने वर्चुअल असिस्टेंट का काम कभी नहीं किया होगा। अब आप लोग सर्च कर रहे हैं तो वो भी वीडियो बना रहे हैं। अब
उसकी वीडियो में जान इतनी वो डाल देते हैं, चीखते इतना है, बोलते इतना है कि आप कहते हैं नहीं यार कि ये बंदा जो कह रहा है ना वे बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे इसी को फॉलो करना है और यही चीज सीखनी है। और एट द एंड क्योंकि उसने खुद काम नहीं किया हुआ तो आपको वो किसी पटड़ी पे नहीं डाल सकता, आपको एक आइडिया दे देता है, पटड़ी पे नहीं डाल सकता। तो राइट स्किल चूज करें और राइट पर्सन चूज करें जिससे आपने सीखना है। तीसरी चीज है कि आपने राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। अब मुझसे सवाल किया जाता है जी कि अपवर्क के अलावा कुछ बताएं, फाइवर के अलावा कुछ बताएं, कहां से जाएं। अब जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, आप कोल्ड कॉलिंग सीखें, आप ईमेल मार्केटिंग सीखें और आप उनके जरिए भी क्लाइंट्स ले सकते हैं। सक्सेस रेशियो बहुत कम होगी। रीजन क्या है अपवर्क का या फाइवर का मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि क्लाइंट को पता है कि यहां से हमें राइट स्किल मिलेगा, यहां से हमें वो बंदा मिलेगा जो मेरा काम कर सकता है या मेरा मसला हल कर सकता है। अगर आपके ज़हन में ये है कि यूएसए की कोई बड़ी कंपनी आपको हायर कर लेगी अपने किसी जॉब के ऊपर, तो ये गलत फहमी है आपकी। यूएसए, यूके या टियर 1 कोई भी कंट्री ले लें, रिमोट जॉब के लिए भी उनकी पहली शर्त ये होती है, जो बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, कि बंदा उसी कंट्री के अंदर होना जरूरी है। आप कनाडा की जॉब्स उठा लें इंडीड के ऊपर, आप यूएसए की जॉब्स उठा लें, आप यूके की जॉब्स उठा लें, कोई भी जॉब देख लें तो वहां पर आपको आपका वहां पे बेस होना जरूरी है। अब आते हैं छोटी कंपनियों की तरफ, तो वो डेफिनेटली हायर करती हैं। रीजन ये है कि छोटी कंपनी को लोकली जो, अब चूंकि बजट कम होता है, लोकली उनको अगर एक बंदा $10,000 में पर मंथ में पड़ रहा है तो ऑनलाइन वही बंदा $3-4,000 में उनको मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वो $3-4,000 आपके लिए बड़ी वर्थ रखते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपके एक्सपेंसेस पाक रुपीज में है, और जब आप कन्वर्जन रेट लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है। लोकली कोई कंपनी आपको स्किल में उतने पैसे नहीं देती, ना ही दे सकती है। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ज़हन में रखनी है। प्रोफाइल की तरफ अभी प्लीज मत जाएं, अभी मत उस तरफ जोर लगाएं। गलती कर बैठेंगे, प्रोफाइल लॉक कर लेंगे, आपकी आईडी से दोबारा प्रोफाइल नहीं बनेगी और फिर सारी जिंदगी मुझे बददुआएं देते रहेंगे। अभी मत इतनी तेजी करें, मत इतनी जल्दी करें। वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है डेटा में काम करने का, कहीं जॉब नहीं की हुई, कुछ रिपोर्टिंग नहीं की हुई, वो तो बिल्कुल भी दूसरा स्किल मत सीखें। वो एक एक्सेल के ऊपर है तो एक्सेल पे रहें, जब गूगल शीट्स पे जाएंगे तो गूगल शीट पे रहें, दूसरे स्किल की तरफ मत जाएं, आप डी ट्रैक हो जाएंगे एट द एंड। लेकिन वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, जिनको ये एक्सेल की चीजें जो मैं सिखा रहा हूं वो बड़ी अच्छी तरह से पता है, उनको डेफिनेटली अब सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, उनको अपनी प्रोफाइल्स बनानी चाहिए। लेकिन गूगल शीट्स के बाद मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल बनानी कैसे है और उसको अप्रूव कैसे करवाना है, और फिर 100% कंप्लीशन डेफिनेटली जरूरी है। और उसके बाद मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए, और हम रियल टाइम में कुछ जॉब्स के ऊपर अप्लाई भी करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आपको जो अपनी स्टार्टिंग के काम थे, जो मुझे शुरू की जॉब मिली थी, वो किस तरह से मिली थी अपवर्क के ऊपर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली फाइवर का अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया था लास्ट ईयर, तो वो तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगा या नहीं सिखा सकूंगा, लेकिन अपवर्क मैं इंशाल्लाह पूरा आपको सिखाऊंगा। अब चलते हैं जी अपनी स्क्रीन की तरफ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मजीद फार्मूलाज। और आप देख रहे होंगे कि आज मेरा जो एक्सेल है ये एज पे खुला हुआ है, ऑनलाइन एक्सेल जिसको हम कह सकते हैं, इसलिए है कि मेरी चीजें वन ड्राइव में जाएंगी और मैं शेयरेबल चीजों को लेकर चलूंगा। हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गूगल शीट्स, तो गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो ऑनलाइन है, ये एक जैसा ही काम करते हैं, मोर और लेस फार्मूले भी तकरीबन मिलते जुलते हैं। यहां पर हम काम कर रहे होंगे, फर्क सिर्फ थोड़ा सा ये है कि ये हम ऐप में भी ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो गूगल शीट है वो सिर्फ ऑनलाइन ओपन होती है। ऐप में मोबाइल वगैरह में आप कर सकते हैं, या मे बी ऑफिस विंडो 11 में, शायद 11 में ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की। अच्छा जी, अब ये है जी हमारा डेटा। इस डेटा के ऊपर हम करेंगे आज कुछ फंक्शन है जो मैथ के रिलेटेड है, तो हम उनके ऊपर काम करेंगे, और ये हमारा फंक्शंस का लास्ट सेशन होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स को लाजमी किया करें। आपकी असाइनमेंट ये है कि जो फंक्शंस मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद से करने हैं, और जहां पर आप स्टक हो वो मुझे कमेंट में आपने बताना है। सबसे पहले जी इसका डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, इसको हम करेंगे यहां से
डेट, शॉर्ट डेट, तो ये हमारी शिपमेंट डेट, ऑर्डर डेट जो है वो ये ठीक हो गई है। ये बाकी कॉलम तो ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, अब आप पहले स्टेप में क्या करना है, आपने यहां से ये सेगमेंट उठाने, कॉपी करने, एक नई शीट में जाना है और यहां पर जाके इनको पेस्ट कर देना है, पेस्ट एज वैल्यूज, और उसके बाद डेटा में जाएं और यहां से डुप्लीकेट रिमूव कर दें, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब सेगमेंट मेरे पास रह गए हैं जी 3। अब सुनिएगा समरी क्या, ये अब बेसिकली हम रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समरी कैसे करनी है, तो वो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, फिर सेल कितनी हुई है, सेल पर ऑर्डर क्या है, एवरेज सेल क्या है, एवरेज एक ऑर्डर की कितनी सेल है, क्वांटिटी मैं इसको QTY लिख देता हूं, और पर यूनिट एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है। तो सेल डिवाइडेड बाय QTY, और लास्ट पे प्रॉफिट है, तो यहां पर हम प्रॉफिट ले लेते हैं। अब जो फॉर्मूला यहां पर लगेंगे वो 2 हैं जो हम पढ़ेंगे, एक सम के रिलेटेड है और एक काउंट के रिलेटेड है। आपने याद रखना है, और ये लिख लें अभी मेरे ये बात, जब तक आप एक्सेल के एक्सपर्ट नहीं हो जाते तो 3 फार्मूले मैं बता रहा हूं, इनके बारे में आपने सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अब वो कौन कौन से फार्मूले हैं देखें, जब हम सम की बात करते हैं तो सम के अंदर आते हैं सम, सम इफ और सम इफ्स, ये 3 फार्मूले आते हैं। जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये इसको आप फिलहाल भूल जाएं, क्योंकि इसका काम हम सम इफ से भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सिंटैक्स अपोजिट है, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। जनाब यहां पर तो सम रेंज पहले आ गई है, वहां पर बाद में आ रही है, ऐसा क्यों है? तो आपने सम इफ्स के साथ सारे काम करने हैं, सम इफ को यूज नहीं करना। उसके बाद काउंट, और काउंट ए भी है एक, और उसके बाद काउंट इफ, काउंट इफ। इसमें आप जिस पे भी करें कोई मसला नहीं है, काउंट इफ और इफ्स इसका सिंटैक्स एक जैसा ही है। फिर एवरेज ए और एवरेज, सॉरी, उसके बाद एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। यहां पर भी आपने एवरेज इफ को, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आज हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम को हम कंडीशनल देखेंगे कि अगर हम किसी कंडीशन के तहत मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर लेके आना तो वो कैसे लेंगे। उसके लिए हम मैक्स इफ और मिन इफ यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ है वो आगे चल के मैं यहां पे लिख दूंगा। अब इस केस में ऑर्डर्स साथ साथ समझते जाएं कि ये होगा कैसे ऑर्डर्स। अब ये जितने भी ये सारे ऑर्डर्स हैं, अब ये देखें ये सारे ऑर्डर्स हैं। हमने क्या करना है कि हमने नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना है, हमने यूनिक ऑर्डर आईडीज को कैलकुलेट नहीं करना। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए हम काउंट यूज करेंगे, काउंट इफ यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सिंटैक्स है, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। इन एनी केस इफ्स पे ही रहे, इफ्स। अच्छा जी, काउंट इफ्स। उसके बाद आपने सेगमेंट को सर्च करना है, किस सेगमेंट के कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं या नंबर ऑफ रोज हैं। लॉक कर दें इसे F4 के साथ, मैंने लास्ट लेसन में बताया था कैसे लॉक करते हैं, कॉमा, और उसके बाद आप ये कंज्यूमर को ले लें और इसको 3 टाइम लॉक कर दें इस तरह से, और यहां पर आ जाएगा टोटल, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। सम रेंज देनी है स्टार्ट से एंड तक, यानी कि B2 to B4 में जब दूंगा तो ये तीनों नंबर्स को सम कर लेगा। तो ये अगर और ज्यादा है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जनाब यहां से यहां तक सिलेक्ट करें और कॉमा सेपरेटर लगा दें ताकि नंबर्स हमारे जो है ना वो कुछ यूं शो। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, या टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई कितनी है। अब सेल कितनी है ये देख लेते हैं। वो जो चीज है ना यूनिक वाली, वो यहां पे तो मे भी हो, मैं देख लेता हूं।
वो यहाँ पे है, आप लोगों के पास नहीं होगी ये, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, वरना यूनिक निकाल के उसका अकाउंट भी लिया जा सकता है। आप लोगों के पास तो सूरत में होगी अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं। गूगल शीट में जाके ये फार्मूला पढ़ेंगे क्योंकि गूगल शीट में सबके पास होगा यूनिक का फंक्शन, ये ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं सेल्स की तरफ। हमने यूज़ कर लिया एक ये फार्मूला, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, जो हमने यूज़ किया है अभी, एक ये यूज़ कर लिया, और अब अगला हम यूज़ करने जा रहे हैं ये वाला। सेल्स के इज इक्वल टू सम इफ्स। अब सम इफ्स का कंटेंट क्या है, अपना सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आपने सम रेंज देनी है। सम रेंज वो कॉलम होता है जिसके अंदर वो नंबर लिखे हुए हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं या सम करना चाह रहे हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया रेंज बेसिकली फिल्टर होता है कि उसमें से किस कॉलम में से हमने फिल्टर करना है डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्स का नंबर सम करेंगे, लेकिन उस सिर्फ कंज्यूमर के लिए सम करेंगे। जैसे मैं अगर आपको यहां पर एक फिल्टर लगा के दिखाऊं, डेटा और फिल्टर, अब देखें सेल्स का टोटल नंबर कहां पे शो होगा, इसमें स्टेटस बार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको नीचे सम ही कर लेते हैं। सब टोटल कॉमन 9, और इसको हम कर देते हैं, जनरल ही होना चाहिए। ओ सॉरी, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब टोटल करना था। auto sum, more functions, अच्छा इसके ऊपर अब ये मेरे पास एक सम आया है और मैंने यहां से जाके अब कंज्यूमर का नंबर लेना है। जब मैं कंज्यूमर के ऊपर ये फिल्टर लगाऊंगा तो ये सम मेरा सी जस्ट माइन, सी एवरीवन, ये तो ऑनलाइन के ऊपर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है बेसिकली ये। अब इसको सम करें तो ये आपको सब टोटल दे देगा। ये आ गया सारा, और ये आ गया जी सब टोटल कॉमा 9 मेरे ख्याल में सम के लिए है, और ये एरर क्यों दे रहा है। चलें इसको देख लेते हैं ऑनलाइन में ये क्यों एरर दे रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए, आपने ये जो फिल्टर नंबर है ना ये सिर्फ लेके आने हैं। कंज्यूमर का नंबर आपने सम करना है अलग से, और उसके बाद आप यहाँ से जाके कॉर्पोरेट का नंबर अलग से करेंगे और होम ऑफिस का अलग से सम करेंगे। तो हम ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये किस तरह से अप्लाई होगा, इज इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले आपने सम रेंज लेनी है, और सम रेंज हमारी और कॉलम के अंदर है, कॉमा, उसके बाद सेगमेंट है जो हमारा फिल्टर है, तो हम सेगमेंट का ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, वापस अपनी शीट में जाएं और यहां से भी सेगमेंट को सिलेक्ट कर लें। पहले ये H कॉलम क्राइटेरिया है और A1 क्राइटेरिया रेंज है, इस तरह से लॉक कर लें। R को भी आपने लॉक कर लिया, H को भी लॉक कर लिया, और A2 इसका A लॉक कर लिया। अब यहां पे नंबर देखिएगा क्या है, वहां पे 2 मिलियन समथिंग था आई बिलीव, और इसको भी हम सम कर लेते हैं। 2.297 मिलियन टोटल है जी। उसमें से जब हमने इसको समराइज किया, अच्छा अब ये प्लीज बात कहिएगा कि हम पिवट टेबल के साथ भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, ये आपको सारे टूल सीख के ही आगे चलना होगा, नो शॉर्टकट प्लीज।
तो ये जनाब आपकी सेल आ गई। अब सेल पर ऑर्डर सिंपल है, ये तो आपने ऑर्डर से डिवाइड कर दिया तो आपका सेल पर ऑर्डर आ गया। तो 230 है, 241, 234, 224, हर एक सेगमेंट का अलग अलग है। अब क्वांटिटी को सम करते हैं, सम इफ्स ही यूज करेंगे हम, और यहां से जाके अब की दफा हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी कॉमा और सेगमेंट कॉमा, ये आपका सेगमेंट आ गया। ई और एफ के दरमियान क्लिक करके जरा इसको बड़ा कर लें ताकि नंबर सही नजर आ जाए। ये है जी टोटल क्वांटिटी, इसको भी सम कर लेते हैं। 37,873 क्वांटिटी टोटल सेल हुई है, और एवरेज प्राइस क्या थी उसकी जो सेल हुई है, एवरेज प्राइस थी जी 59, 61, 64, और अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 61 है। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आप सिंपली इसको सम इफ्स ही कर रहे होंगे, सम इफ्स यहां पे जाएं और ये आ गया प्रॉफिट कॉमा सेगमेंट, सेगमेंट का कॉलम है हमारा एच कॉमा कंज्यूमर। अब इनको फिर लॉकिंग करनी है, इनकी कॉलम लॉक और कंप्लीट लॉक। अब ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, तो आप करेंगे जी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। ये आपके पास कितने परसेंट प्रॉफिट आपने अर्न किया, ये वो नंबर आ जाएंगे। अब ये नंबर चूंकि परसेंटेज होती है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहीं पे एवरेज हमारा 12.5% है, मैक्सिमम होम ऑफिस में 14% है, और मिनिमम कंज्यूमर के अंदर 11.5% है। इसका मतलब यह कंज्यूमर को डिस्काउंट ज्यादा दिए गए हैं कॉर्पोरेट और होम ऑफिस की निस्बत। वो अगर आप चेक करना चाहें तो उसको फर्दर आप एनालाइज कर सकते हैं। यहां तक तो हो गया जी हमारा, इसमें कुछ मजीद कॉलम। अब जब आप समरी बनाते हैं ना तो आपने उसको हेडर भी खूबसूरत करने होते हैं, अलाइनमेंट वगैरह भी ठीक करनी होती है। तो यहां से हम इसके कलर चेंज करते हैं और कुछ यूं, और जो टोटल है इसको हम कोई लाइट सा कलर दे देते हैं इसी ब्लू के अंदर, और उसके बाद इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर लगा लेते हैं। कलर्स के ऊपर परेशान नहीं होना, मोस्टली क्लाइंट आपको अपनी जो उनकी कलर कोड होते हैं वो दे देता है। तो कलर कोड लगाना हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने जाना है जी, सॉरी राइट क्लिक नहीं करना था, यहाँ से जाना है आपने, यहाँ से जाएं मोर कलर्स में जाएं और यहाँ पे जाके उसका हेक्सा कोड ऐड करके ओके कर देंगे तो आपका कोड का कलर चेंज हो जाएगा। हेडर नॉर्मली हम बोल्ड रखते हैं और जो नीचे टोटल है इसको भी बोल्ड रखते हैं। आई बिलीव कि आप लोगों को सम इफ्स और काउंट इफ्स की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं काउंट की और काउंट ए की। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, काउंट क्या है और काउंट ए क्या है। अगर आप काउंट कर रहे हैं नंबर्स को तो फिर आपने यूज करना है काउंट, और अगर आप अल्फाबेट और नंबर दोनों को कर रहे हैं यानी कि टेक्स्ट को काउंट कर रहे हैं कॉलम्स को, तो फिर काउंट ए यूज करेंगे। अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मैं काउंट करता हूं एक कॉलम को और उसी को मैं काउंट ए करता हूं तो आपको उसमें फर्क मिल जाएगा। आर कॉलम है, इसको मैंने किया काउंट तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसको पहले हम नंबर्स में कर लें, 9995। अब मैं दोबारा इसको काउंट ए करता हूं तो फिर क्या होगा, सेल्स आई थिंक हमने किया था या प्रॉफिट किया था, मुझे याद नहीं है। और जब मैंने काउंट ए किया तो वो 9996 आ गया। रीजन मैं बताता हूं आपको। ये जो फर्स्ट रो है ना, इसके अंदर सेल्स लिखा हुआ है जो कि नंबर नहीं है, इस वजह से इसने काउंट के केस में इसको काउंट नहीं किया और काउंट ए के केस में वो इसको भी काउंट कर गया। ये फर्क है। और ये सेम चीज है एवरेज ए के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एवरेज लेना चाह रहा हूं प्रॉफिट की एवरेज क्या है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पहले तो इसको जरा परसेंटेज हटाना होगा।
29 एवरेज मिली है जी। अब इसी की मैं एवरेज ए अगर लूं, यू कॉलम, सॉरी इसको यू करते हैं। अब इसको जरा डेसिमल प्लेसेस में ले जाएं और फिर इसका फर्क देख लें। तीसरे डेसिमल पे जाके डिफरेंस आ गया, क्योंकि एक रो का सिर्फ फर्क था इसलिए। एवरेज कैलकुलेट कैसे होती है, सम ऑफ टोटल्स और उसके बाद डिवाइडेड बाय काउंट, ये एवरेज आ जाती है। तो बाकी एवरेज इफ वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सम इफ्स ने किया था, तो आप उसको अपने खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, असाइनमेंट का पार्ट बना लें। अब आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम पे। अगर मुझे मिनिमम नंबर चाहिए, देखिए मैं पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये आप लोग इजीली कर लोगे। मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे पहले ना ये नंबर मैं लेता हूं। मिनिमम और मैक्सिमम का कभी भी आपने टोटल नहीं लेना, इसको हमेशा रॉ डाटा से आपने ड्राइव करना है। तो सेल्स के अंदर जो मिनिमम नंबर आ रहा है वो आई डोंट नीड दिस इन लाइक, मिनिमम नंबर मेरे पास ये है सेल्स में। और अगर मैं मैक्सिमम नंबर की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर मेरे पास इसी MIN को MAX कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर मेरे पास ये, अब ये वो जो हमने सम किया हुआ नीचे उसकी वजह से है, सम को हम जरा खत्म कर देते हैं ताकि हमें सही मैक्सिमम नंबर मिले। डेटा और फिल्टर हटा देते हैं और ये हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर है वो 0 है और मैक्सिमम नंबर है 22638। अब ये 0 को अगर मैं डेसिमल प्लेसेस में ले जाऊंगा तो आपको कोई नंबर भी यहां पे मिल जाएगा। अब यही मिनिमम और मैक्सिमम मुझे कंज्यूमर का अलग से चाहिए, कॉर्पोरेट का अलग से चाहिए और होम ऑफिस का अलग से चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहां पर आ गया मिन इफ्स। ये मैं नहीं करने जा रहा, मैं इसलिए ये नहीं करने जा रहा कि आप लोगों के पास ये फार्मूला नहीं आ रहा होगा। करना चाहे ट्राई आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू मिन इफ्स, सबसे पहले मिनिमम रेंज दे देंगे आप। मिनिमम रेंज यहां से ये आ गई और आई थिंक हमारा एच कॉलम है, कॉमा इस तरह से निकालना। जो लेटेस्ट ऑफिस है उसमें ये चीज निकालनी बहुत आसान है। इसी तरह मैक्स इफ है, मैक्स इफ्स आप सेल्स में से और एच कॉलम कॉमा ये मैक्सिमम इफ। अब ऑफिस 365 वाले आपके लिए तो ये गुड न्यूज है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम इफ के साथ, कंडीशन के साथ। लेकिन जो ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं वो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, इसको ऑफिस 365 वाले करेंगे। मैं नीचे लिख भी देता हूं ऑफिस 365, और जो पुराने ओल्ड वर्जन्स हैं वो ये वाला यूज करेंगे। इज इक्वल टू मिनिमम, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर इफ आ जाएगा। इफ में आप एच कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एच कॉलम में कहां गया जी, ये आ गया, कॉमा, सॉरी यहां पे कॉमा नहीं होगा, इज इक्वल टू होगा दिस कॉमा। अब आप ले लेंगे जिस कॉलम के अंदर आपकी वैल्यूज है। और जब ये चीज आप कर लेंगे तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करनी है ताकि वो एरे बन जाए। तो ये देखें, अब मिनिमम इफ आपका इस तरह से भी आ गया। इसी को नीचे ड्रैग करते जाएं तो आपको वही नंबर मिलेंगे जो कि हमने इफ से निकाले, यानी कि ऑफिस 365 वाले ने जो नंबर निकाले वही आपने पुराने वर्जन वाले में निकाल दिए। यही चीज मैक्स इफ के साथ है। इज इक्वल टू मैक्स इफ
और सबसे पहले आपने क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया इज इन कॉलम H, कॉलम FGH, ये आ गया, कॉमा यहां पे नहीं, सॉरी, इज इक्वल टू दिस, कॉमा अब हम वो देंगे जिस कॉलम में से मैक्सिमम नंबर हमने उठाना है, जो कि R कॉलम है। अब देखें सेम वही नंबर आपको इस तरह से मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको चैलेंज होगा पुराने वर्जन्स वालों को कि आपके पास मिन इफ और मैक्स इफ्स का फंक्शन नहीं आ रहा होगा, वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये सिंपल है। अच्छा जी, ये तो हो गई जबरदस्त यहां तक। अब एक और काम करते हैं, एक और समरी बनाते हैं जिसमें हमारे पास सेगमेंट भी आएगा और सेगमेंट जो है उसकी किस स्टेट में सेल हुआ था ये भी आ जाएगा। अब मल्टीपल क्राइटेरियाज की तरफ जा रहे हैं और कैटेगरी, ये 3 कॉलम उठा लें, नई शीट में ले जाएं और यहां पे जाके ये इसका आपने यूनिक बनाना है वो वैल्यूज जो कि इस तरह से यूनिक है। मैं तो बनाने जा रहा हूं जी बड़ी सिंपल तरीके से, आप लोग फिर देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि ये कर रहा हूं और मेरे पास यूनिक आ जाएगा। अब आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं और अब आते हैं आपकी तरफ। मुश्किल नहीं है, आसान है, घबराना नहीं है। सारा सेलेक्ट करें, डेटा पे जाएं और यहां पर है जी रिमूव डुप्लीकेट्स और सारे कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, ओके कर दें तो सेम चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं करना कि आपने एक सेलेक्ट किया और बाकी नहीं किए। तो ये 2 तरीके हैं जी। यूनिक का फंक्शन भी आपने देख लिया कैसे करना है, ऑफिस 365 इंस्टॉल है तो उसके ऊपर करें, नहीं है तो फिर आप ऐसे ही लेके चलें। अब यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए और वो है सेल्स का। तो मैं सेल्स का नंबर सेगमेंट इस कैटेगरी का और इस सेगमेंट का इस स्टेट में, यानी कि फर्नीचर कंज्यूमर को सेल हुआ हो और ये हमारी स्टेट हो, तो वो नंबर हमने अब निकाल के लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ्स, सबसे पहले तो सेल वाला कॉलम यानी कि R कॉलम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अब 1 बाय 1 हम चलते हैं। सबसे पहले ले लें जी आप सेगमेंट को, कॉमा, और सेगमेंट हमारा जो है वो यहां पे लिखा हुआ है, 3 दफा लॉक करें। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, स्टेट का, स्टेट सेलेक्ट करें और इस स्टेट को भी आपने ये करना है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, स्टेट के बाद आ जाता है जी कैटेगरी आई बिलीव, कॉमा, ये हमारी कैटेगरी है। तो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर जाके आप सम इफ्स निकाल के लाए हैं। इसको नीचे तक ड्रैग कर दें, एंड पे अगर सम करेंगे तो नंबर आपका वही आएगा 2.297 मिलियन। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ आपने ट्राई करना है। मैं इसको आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग लिख सको, यहां पर थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं और आप लोग नोट कर लें। ये लें जी, लिख लें फॉर्मूला। ऐसी चीजें नोट कर लिया करें, अपने पास डायरी में नोट किया करें। अब जनाब मुझे चाहिए कि इन सब में से किस स्टेट के अंदर इन सब में से सबसे ज्यादा सेल कहां पे हुई है। सबसे ज्यादा सेल का हम रैंक ले लेते हैं, इज इक्वल टू, रैंकिंग के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो रैंक का है और हमने पहले सबसे ये नंबर लेना है, इसमें लॉकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद ये पूरी अरे लेनी है और इसको कंप्लीटली आपने इस तरह से लॉक कर देना है, तो ये आपके पास रैंक आ जाएगा।
अब रैंक क्या आएगा, जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी उसका नंबर 1 रैंक होगा, और जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसका लास्ट रैंक आएगा। अब लास्ट रैंक देख लेते हैं क्या होगा। मैक्स, इसमें से मैक्स ले लेते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम रैंक है 388 रैंक है। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि मुझे हर स्टेट की अलग अलग रैंकिंग करके दो। अब थोड़ा सा ट्रिकी काम स्टार्ट हुआ है। ये फार्मूला आपने लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको ऐसी आसानी से समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही लिखना है। रट्टा लगा लें, जैसे हम वो मुताला पाकिस्तान को रट्टा लगाते थे ना कभी, कि 14 नुकात को रट्टा लगाया था कायदे के 14 नुकात को, अभी तक रट्टे में याद है, समझ नहीं है क्या याद है, दूसरा आपने रट्टा लगा लेना है इसको। अच्छा, इसको हम कहेंगे जी रैंक इफ या रैंक कंडीशनल रैंकिंग। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू, अब ये इस तरह से आपने लिखना है सम प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने लिखना है सम प्रोडक्ट, उसके बाद 2 दफा देना है आपने माइनस साइन, और पहली एरे हमारी होगी जहां पर ये नंबर इज ग्रेटर देन पूरी एरे। बस ये लॉग करना नहीं भूलना, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन हम दे देते हैं कि जहां पर ये स्टेट इज इक्वल टू पूरी एरे, इस तरह से। हम देखें, ये एक चीज आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है कि ये वाला फार्मूला किसी बहुत बड़े डेटा के ऊपर नहीं लगाना, ये कैलकुलेशन में बहुत टाइम लेता है, तो आपने छोटे डेटा के ऊपर रखना है। एक चीज और ज़हन में रखनी है कि ये स्टार्ट होता है 0 से। नॉर्मली हमारी रैंकिंग 1 से स्टार्ट होती है, यहां पर हमारी रैंकिंग 0 से स्टार्ट होगी, और ये दोनों तरह से काम करती है। मैक्सिमम नंबर को भी आप 1 रैंक कर सकते हैं या 0 रैंक कर सकते हैं, और मिनिमम कर सकते हैं। तो यहां पर ना आपने एक ऐड कर लेना है +1। अच्छा, अब कोई एक जो हमारी स्टेट है ना उसको हम फिल्टर करते हैं। यहां से कोई एक स्टेट ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैलिफोर्निया को ले लेते हैं। कैलिफोर्निया में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारी रैंकिंग आ गई है। 1 क्या है जी, 1 इज द मैक्सिमम और 9 इज द मिनिमम। तो ये, अच्छा, अब ये रैंकिंग आप अदर वे अराउंड करना चाह रहे हैं, यानी कि जो मिनिमम नंबर है उसका नंबर 1 रैंक हो और मैक्सिमम का नंबर लास्ट में रैंक हो। तो छोटी सी चेंज करनी है आपने। जरा पहले हम फिल्टर हटा देते हैं, और छोटी सी चेंज ये है कि ये जो आपने ग्रेटर देन साइन लिखा है ना, इसको लेस देन कर दें इस तरह से, और इसको नीचे तक। बस इतनी चेंज है। अब अगली एक और रैंक इफ करते हैं। इफ्स करके जी एक और कंडीशन हमें लगानी है। अब हमारी रैंकिंग ये है कि हमने स्टेट और सेगमेंट ये दोनों चीजों को देखना है। इसको ले आते हैं जी यहां पर, ऐसे ही फॉर्मूला, और इसके अंदर कॉमा, एक और डबल माइनस साइन ऐड करके आपने दिस इज इक्वल टू, इसको एंड तक सिलेक्ट करना है। किधर गया जी, सॉरी, ऑनलाइन में कभी कभी शॉर्टकट कीज डिले करती हैं, तो इसलिए मैं मैनुअली ही इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। ये, और फिर उसके बाद, सॉरी, ये क्या हो गया है, A2 से लेके A389, ये जो है आपका नंबर ऑफ सेल्स या कॉलम है ना, ये एक जैसा होना चाहिए। अब देखें, अब रैंकिंग कुछ डिफरेंट होगी। अब अगर आप किसी एक स्टेट को फिल्टर करेंगे तो उसी स्टेट के अंदर आपको फिल्टर करके देख भी लेते हैं। आपने एक स्टेट फिल्टर की, कैलिफोर्निया, और उस कैलिफोर्निया के अंदर आप देखें तो आपको 1 3 दफा नजर आ रहा है, क्योंकि 3 सेगमेंट है, 2 3 ऐसे ही है। तो अब आपने क्या करना है कि यहां से जाके कोई एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लें, कंज्यूमर 1 2 और 3, तीनों की रैंकिंग उस तरह से आ गई। तो इंटरेस्टिंग फार्मूला था, ट्राई आपने जरूर करना है, सीखना जरूर है इसको। ये भी बड़ा काम आने वाला है जब आप खास तौर पे कंडीशनल रैंकिंग की बात करते हैं। अब मैं देख लेता हूं कोई और फार्मूला है इंपॉर्टेंट जो आपको बताने की जरूरत है, या फिर हम आगे मूव करें।
आई डोंट थिंक सो कि और कोई इस तरह का होगा। राउंड अप राउंड डाउन ये मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करते हैं। सम हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब ये जो राउंड अप और राउंड डाउन है ना, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये मेरे पास नंबर है से, बल्कि वापस चलते हैं अपनी शीट 9 के ऊपर, क्योंकि यहां पर जो हमने ये नंबर लिया था ना, इसमें डेसिमल प्लेसेस भी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, चाहता हूं कि ये जो डेसिमल प्लेसेस है ना, ये 2 डेसिमल प्लेस तक काउंट, 2 डेसिमल प्लेस तक हो। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको राउंड करूं और सिंपली, अब ये क्या करेगा, ये इंटेलिजेंटली राउंड करेगा। अगर 0.5 या इससे ऊपर नंबर है डेसिमल प्लेस के बाद, तो वो उसको एक स्टेप ऊपर ले जाएगा। और अगर, अच्छा इसमें आपने एक चीज और देनी होती है, कितने डेसिमल तक इसको आपने राउंड करना है। मैं जरा इसको कुछ यूं कर लेता हूं। अब 223.73 था, 224 हो गया। तो अब इसका आप डिफरेंस भी निकाल के देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाएगा कि माजरत मैंने वो कॉलम ऐड किए हैं परसेंटेज के साथ। अब ये 0.266 का डिफरेंस आ गया। एक होता है राउंड अप दिस कॉमा 0। अगर आपका 233.1 भी है तो ये उसको 234 बना देगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और होती है, आप यहां पर मैंने 0 लिखा है, अब -1 लिखेंगे ना, तो ये क्या कर रहा है, इसने 234 को 240 कर दिया, यानी कि लास्ट को इसने 0 लिख लिया और उससे पिछले के ऊपर इसने राउंड कर दिया। मैं 2 करूंगा -2, तो अब क्या हुआ, उसने 300 कर दिया, यानी कि पहले 2 को उसने 0 कर दिया, उसके बाद तीसरा जो नंबर था उसने एक स्टेप अप कर दिया। सेम गोज विद द राउंड डाउन। वो जैसे ये अप करता जा रहा है वो डाउन करता जाएगा। -2 200 पे ले आया और -1 240 पे, और 0 जो है वो तो डेफिनेटली, अगर ये 0.1 भी होता, 0.9 है तो 240 आ गया। हालांकि राउंड अप में ये जो है ये 241 पे चला जाता था। तो जनाब ये है राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शंस आपके यहीं तक हैं। कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू कर दें, इनके कैलकुलेशन शुरू कर दें। अगले सेशन में मजीद कुछ हम टूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक प्रॉपर रिपोर्ट डेवलप करेंगे इसी डेटा के ऊपर। वो रिपोर्ट में ग्राफ भी होंगे, उस रिपोर्ट के अंदर टेबल्स भी होंगे, वो सारी चीज़ें हम फार्मूला से ड्राइव करेंगे। हम पिवट टेबल का यूज़ नहीं करने जा रहे। वो जो एक लड़के की मैंने आपको पिवट टेबल के ऊपर बनाया हुआ डैशबोर्ड दिखाया था, वही डैशबोर्ड हम फार्मूले के जरिए बना के दिखाएंगे किस तरह से बनता है। तो ये था आज का हमारा यहाँ तक लेसन। आप लोग, मैं लिंक शेयर कर दिया था इस ग्रुप का। अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि ग्रुप में किसी को ऐड करना है तो वो ऐड कर दें। आप खुद से वो लिंक शेयर कर दिया करें सबके साथ, ताकि वो ग्रुप में लोग ऐड होते जाएं। वीडियोस जाहिर है जितने लोग टाइमली स्टार्ट करेंगे उतना वो ज्यादा ऑन ट्रैक रहेंगे। जितना वो डिले करते जाएंगे, लेट शुरू करेंगे, तो वो शुरू के कवर करने में उनको जरा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इसलिए होगी कि हम ग्रुप के अंदर डिस्कशन कुछ और कर रहे होंगे और वो सीख कुछ और रहे होंगे, तो जरा मुश्किल होगा। और एक बड़ी अच्छी चीज ये आप लोगों की कि आप लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे का, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया करो, जिसको भी उसके बारे में आइडिया हो। नहीं आइडिया तो फिर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको जो है वो फुल गाइड कर दिया करूंगा। मैं सेशन को ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, बहुत ही टफ स्केड्यूल है, उसमें से टाइम निकालना काफी मुश्किल है। अगर आप लोगों में से अब मुझे एक बंदे की जरूरत है बेसिकली जो मेरे पास बैठ के काम कर सके, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने पावर बीआई की ट्रेनिंग मुझसे ली हुई है, उनमें से, या जो पावर बीआई के ऊपर एक कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि हम पावर बीआई के लाइव प्रोजेक्ट पे काम करें। तो मेरे पास इस वक्त एक लाइव प्रोजेक्ट पावर बीआई का चल रहा है जिसमें हम स्टार्टअप से रिपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन ख्याल रखिएगा कि लाहौर में वापटा टाउन के करीब करीब उसकी रिहाइश होनी चाहिए, ताकि उसके लिए आना जाना इजी हो।
तो फिर उसको मैं इंशाल्लाह ये लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का चांस भी दूंगा। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जाके वो लोग जो ट्रेनिंग्स ले लेते हैं उनके हम टेस्ट लेंगे, और जो उसमें अच्छे होंगे हम 2 या 3 लोगों को एक टाइम के ऊपर इंटर्नशिप का भी चांस देंगे, ताकि लोग लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए बैठ के मेरे पास बैठ के मेरी सुपरविजन में बैठ के काम कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।